साथियों, आप सभी को नमस्कार। कार्यशाला के दूसरे दिन आप सभी का पुनः स्वागत है। अ, कार्यशाला के पहले दिन हम लोगों ने देखा कि जो हम प्रश्न बनाते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो प्रश्न बनाते हैं, हमने ये देखा कि उसका किस तरीके से हम लोग स्कोर कार्ड बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग उसमें कोडिंग करते हैं। ये सारी बातें जो है हम लोगों ने देखी थी। और हम लोगों ने ये बात की थी कि आज हम लोग जो दूसरे दिन जो है, अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो कोई प्रश्न हमने बनाया है, जिसका हम लोगों ने स्कोर कार्ड भी बना लिया है, जिसका हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से उसको स्कोरिंग की जाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रश्न बन गए हैं, उन प्रश्नों की समीक्षा कैसे की जाती है। उन प्रश्नों की जब समीक्षा होती है तो किन-किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों की समीक्षा करते हैं। और आप लोगों के सामने में कुछ हम लोग प्रश्न भी आपके सामने रखेंगे, जिनकी समीक्षा की गई है, जिसपे जिन लोगों ने समीक्षा की है और जिसने उस प्रश्न को बनाया है, उस प्रकार से किस प्रकार से उनके कमेंट्स आते हैं। कैसे हम लोग उन प्रश्नों को एक कहना चाहिए कि हर तरीके से जो हमारे प्रश्न की समीक्षा करने के जो पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कैसे हम एक प्रश्न को और अच्छा बना करके टेस्टिंग के लिए बच्चों के सामने में लेके जाते हैं। तो आज हम लोगों का यही पूरा काम होगा। और जिसमें जहाँ पर भी आप लोगों को लगता है कहीं पर कोई बात होगी, कुछ पूछना होगा, आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया कि कल हम लोगों ने क्या बात की थी और हम लोगों ने आज क्या करना है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, ये आज की हमारी जो आज का जो हमारा सेशन है उसका एजेंडा यही है कि प्रश्न की समीक्षा क्या है, प्रश्न की समीक्षा की आवश्यकता क्यों है, प्रश्न की समीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है और समीक्षा के पैरामीटर्स क्या हैं। किन-किन पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग प्रश्नों की समीक्षा करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर इन 4 बिंदुओं पर आज बात करेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रश्न की समीक्षा होती क्या है। आ, आप लोग जानते हैं समीक्षा बहुत सारे काम आप भी करते हैं, बहुत सारे काम की, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, तो आप कहीं पर उसको सबमिट करते हैं और वो अपने जो आपके जो सुपीरियर बॉस हैं वो आपका जो है उसमें कुछ संशोधन करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें ऐसा कर दो तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न भी एक पूरी संशोधन की प्रक्रिया से गुजरता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है प्रश्न की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए होता है। तो जो प्रश्न आपने बनाया है, वो जो भी प्रश्न का समीक्षक होगा उसके पास जाएगा, वो आपको कुछ सजेशंस देंगे, कुछ संशोधन जो है वो का उसका सुझाव देंगे। और वो सुझाव जो रहेगा उसका एकमात्र उद्देश्य ये रहेगा कि प्रश्न की हमारी गुणवत्ता जो है वो सुधर सके। और ये जो है सुझाव किन बिंदुओं पर होंगे उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। अब जो प्रश्न जो समीक्षा की जो आवश्यकता है वो क्या होती है। आपने एक नजरिए से प्रश्न को बना दिया, लेकिन क्या वो जो प्रश्न आपने जिस नजरिए से बनाया है वो एक्चुअल में वो सारे उन नजरिए बच्चे के पास जब जाएगा तो क्या बच्चा भी उसी नजरिए से उस चीज को देख पाएगा। आपके सामने में कुछ चीजें पहले से दी गई थी, आपको कोई ब्लूप्रिंट दिया गया था, आपको कोई सिलेबस दिया गया था, आपको कुछ मार्किंग स्कीम दी गई थी, उसके आधार पर आपने प्रश्न बना दिया। लेकिन क्या वो प्रश्न सही में जब एक बच्चे के पास जाएगा तो क्या बिल्कुल वैसा ही बच्चा भी उसको समझ पाएगा जैसा कि आप समझ रहे हैं। ये सारी चीजों को जानने के लिए कुछ विशेषज्ञों के पास ये प्रश्न जाते हैं, जहां पर कि वो अपनी राय रखते हैं कि हाँ ये प्रश्न उन सारी चीजों पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, या नहीं उतर रहा है तो उसमें क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज, प्रश्न में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है,
त्रुटि यहाँ पर किसी भाषा की त्रुटि हो सकती है, कोई संख्याओं की त्रुटि हो सकती है, कहीं पर जो उत्तर दिए गए हैं उसमें कोई त्रुटि हो सकती है, या हो सकता है कि जिस अवधारणा को जांचने के लिए वो प्रश्न बनाया गया है वहां से हम लोग कहीं पर डेविएट हो रहे हैं, तो वो सारी जो सुधार हो सकने की जो संभावना है वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमको उसका सुझाव देते हैं। प्रश्न की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रश्न जिस स्तर पे अभी बना हुआ है उसमें और किस तरीके से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, ये भी एक कारण होता है समीक्षा करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजों को देखने के बाद ये प्रश्न जो है वो परीक्षण के चरण तक पहुंच पाए, सारी चीजें इसमें जितनी भी जिस प्रकार से भी इसमें सुधार संभव है ये हो जाए और उसके बाद ये अपने परीक्षण के चरण तक ये पहुंच जाए, इसके लिए भी एक समीक्षा जो है ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ देखिए। प्रश्न निर्माता जहां पर है, आप हैं वो प्रश्न निर्माता, आपने प्रश्न बना लिया, प्रश्न निर्माता ने प्रश्न बनाया, एक प्रश्न पत्र बन गया जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर, अलग अलग मार्क्स के आधार पर जो है उनकी अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, ऐसा कुछ एक प्रश्न पत्र जिसमें हो सकता है 10 12 15 20 प्रश्न हो वो बन गए। और अलग अलग प्रश्न जो हैं वो बनने के बाद में वो प्रश्न समीक्षक के पास जाता है और प्रश्न समीक्षक जो होता है वो अपने उनके जो पैरामीटर्स होते हैं प्रश्नों की जांच करने के, प्रश्नों के रिव्यू समीक्षा करने के, उनके आधार पर वो अपनी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद फिर से आपको सुझाव देते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा अगर कर दिया जाए तो ये प्रश्न जो है और बेटर क्वालिटी का हो जाता है। तो वो फिर आपके पास आती है वो चीजें, आप उसमें फिर बदलाव करते हैं जो उन्होंने सजेशन दिए और फिर से आप जो है उसको सबमिट करते हैं और एक बार फाइनली उसकी समीक्षा होकर के फिर वो प्रश्न जो है अगली प्रक्रिया के लिए चला जाता है। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है ये, क्योंकि प्रश्न को बारीकी से देखना, प्रश्न बनाना और उसके बाद उसकी समीक्षा करना, ये प्रश्न की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और ये प्रक्रिया के बिना आपका जो प्रश्न होता है वो आप उसको पूरा नहीं मान सकते। जब तक समीक्षा नहीं होगी, समीक्षा के बाद उसमें जो सजेस्टेड बदलाव है वो अगर ना हो तो वो प्रश्न जो होता है कहीं ना कहीं आगे जाकर के हो सकता है कि हमको उससे वो परिणाम ना मिले जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी एक प्रश्न के परीक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब ये देखिए कि एक तो प्रश्न बन गया, प्रश्न की जो समीक्षा की आवश्यकता भी हमने समझ ली, हमने उसकी प्रक्रिया भी समझ ली। अब ये देखते हैं कि जो प्रश्न समीक्षक होता है, जो रिव्यूअर होता है, वो प्रश्न की जो समीक्षा करता है वो किस आधार पर करता है, क्या क्या चीजें वो देखता है उस प्रश्न के अंदर में। कोई प्रश्न उसके सामने में जब आता है तो वो क्या चीज का निरीक्षण करता है उसमें। तो देखिए इसमें कुछ 11 पैरामीटर्स या पॉइंटर्स आपके सामने दिख रहे हैं। इन पॉइंटर्स को अपन समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो यह है कि समझने योग्य कौशल और अवधारणा की जांच। आ, आप किसी भी स्तर पे जब प्रश्न बनाते हैं, किसी कक्षा के स्तर पर, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं 12वीं, किसी भी स्तर पे बनाते हैं, तो ये प्रश्न जिस अवधारणा को जांच करने के लिए बनाया जाना अपेक्षित था, क्या वो सही में उस अवधारणा की जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि एक से अधिक अवधारणाएं एक प्रश्न के अंदर में आती हों जांच करने के लिए, लेकिन क्या जो मुख्य अवधारणा है, फोकस्ड जो अवधारणा है, वो वही है जिसके लिए यह प्रश्न बनाया गया। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम भटक करके किसी दूसरे प्रश्न में
दूसरा टाइप का प्रश्न बना दिए जिसमें मेन अवधारणा कुछ और है और छोटी सी वो पॉइंट आ रहा है जिसके बारे में हमको क्वेश्चन बनाना था। तो ये जो बैलेंस है कि एक प्रश्न में एक से अधिक अगर अवधारणाएं हैं छुपी हुई, तो उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मुख्य अवधारणा जो चेक हो रही है वो वही है जिसके लिए यह प्रश्न अपेक्षित। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज अगर सुनिश्चित हो जाती है तो फिर बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो फिर जो है हम लोग धीरे धीरे जो होते हैं उन चीजों को देखते हुए उसकी गुणवत्ता को और अधिक अच्छा बनाना सुनिश्चित कर पाते हैं। दूसरा, दिलचस्प और सोचने को प्रेरित कर। दिलचस्प और सोचने को प्रेरित करें इन द सेंस यहाँ पर क्या है कि क्या जो प्रश्न बना हुआ है वो कुछ ऐसे उसमें कुछ कहना चाहिए मूर्त रूप में कोई चीजों के बारे में बातचीत की गई है या कोई चित्र बना हुआ है उसमें, या कोई एक डेली लाइफ की सिचुएशन के आधार पर क्या कोई प्रश्न बना हुआ है जिससे कि बच्चे जब उसको पढ़ें तो उनको दिलचस्प लगे, चित्र को देख करके प्रश्न को समझने का मौका मिले, अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज के बारे में अगर वो कोई चीज पाते हैं तो उनको बड़े इंटरेस्टिंग लगती है। तो क्या ये सारी चीजें इसके अंदर में शामिल हैं? और अगर नहीं है तो क्या संभावना है कि हम उस प्रश्न को उस तरीके से बदल सकते हैं, दिलचस्प या उसको सोचने के लिए प्रेरित करने वाला बना सकते हैं? ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि जब समीक्षक जो है प्रश्न निर्माता से बात करे तो उसको ये सजेशन भी दे पाए कि आप ये जो प्रश्न का जो सेंटेंस है उसको इस तरीके से मोल्ड कीजिए कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो और वो कुछ सोचने के लिए प्रेरित हो सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पैरामीटर होता है। अगली बात जो हम लोग कर रहे हैं वो है आयु उपयुक्त। जो प्रश्न बना है क्या बच्चों की एज के अप्रोप्रिएट है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल हो गया है या ऐसा हो गया है कि वो उस उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है और वो ऊपर के ज्यादा बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त कोई प्रश्न बन गया है। ये दोनों डायरेक्शन को देख करके हमको चलना है। ऐसा भी ना हो कि हम जो 9वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है 15 साल के आसपास का बच्चा होता है वो, हम उसको कोई ऐसा प्रश्न दे दें जो शायद 6वीं 7वीं का बच्चा भी जो है उसको हल कर लेगा, तो उसके लिए कोई उसमें चैलेंज नहीं दिखेगा। या कोई ऐसा भी प्रश्न ना आ जाए जो 12वीं कक्षा के जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए हो, तो उस वहां पर भी जो होगा वो चैलेंज इतना बड़ा हो जाएगा कि बच्चा उसको हल नहीं कर पाएगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रश्न की समीक्षा करें ताकि वो एक एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बन पाए। और जो एक नंबर वाली बात है ये एक दूसरे से मिलती हुई है कि जो अवधारणा आपको बताया गया था कि आपके पास में जो लिस्ट दी गई थी कि इन अवधारणाओं की चेकिंग करने के लिए प्रश्न हमको डिजाइन करने हैं, तो क्या हम उस अवधारणा की डिजाइन, उस अवधारणा की पहचान या उसकी टेस्टिंग के लिए ही हमने वो प्रश्न बनाया है? कहीं हम उससे भटक तो नहीं रहे हैं? तो ये पहला और चौथा नंबर पॉइंट जो है ये एक दूसरे से मिलता हुआ है। 5वें नंबर पे है सरल सीधी समझने योग्य भाषा का उपयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप अगर बहुत क्लिष्ट भाषा, बहुत कठिन टेक्निकल टर्म्स अगर हमारे प्रश्नों में आते हैं तो बच्चे उसको कई बार समझ ही नहीं पाते हैं और वो प्रश्न जो होता है, हो सकता है वो बच्चे प्रश्न हल कर लें लेकिन भाषा के कारण जो है वो समझ नहीं पाते हैं और उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो भाषा ऐसी हो जो दिलचस्प हो। देखिए दूसरे नंबर वाला पॉइंट, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे उसमें इंडिकेशंस हो जो बच्चे को सोचने को प्रेरित करे, समझने योग्य भाषा का उपयोग हो, सीधी सरल, बहुत टेक्निकल जार्गन उसमें यूज ना हो, बच्चे उन प्रश्न को पढ़ पाए, उसको समझ पाए, उनमें उस प्रश्न के प्रति दिलचस्पी हो, वो सोचने के लिए मजबूर हो, प्रेरित हो। ऐसी भाषा अगर हमारे प्रश्नों में रहती है
तो नो डाउट बच्चों को प्रश्नों को हल करने में मजा आता है और प्रश्नों को हल करने के लिए वो प्रेरित भी होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है स्पष्ट और गलतियों से मुक्त होना। भाषा अगर स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई गलतियां नहीं है और जो संख्याएं या जो उसके अंदर में कोई इकाइयां दी गई हैं प्रश्न के अंदर में, वो सारी स्पष्ट हैं और उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये जो है ये भी बच्चे को प्रेरित करता है अच्छे तरीके से हल करने के लिए। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये क्वेश्चन रिव्यूअर सजेशन दे सकता है कि आप इस भाषा को बदल लो, या आप यहाँ पर जो है कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, कुछ आप बदल करके स्पष्ट शब्द लिखो, कहीं पर कोई इकाई में गलती हो रही है, कहीं संख्याओं में मिस्टेक हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है एक रिव्यूअर अपने जो क्वेश्चन मेकर है उसके साथ में इन पॉइंट्स के आधार पर रिव्यू अपना दे करके क्वेश्चन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। ठीक है। अब अगला जो है प्रश्न, हम लोगों ने जैसे पिछली कार्यशाला में हम लोगों ने देखा अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने देखे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, फ्री रिस्पांस क्वेश्चन देखे। फ्री रिस्पांस के अंदर में भी हमने अलग अलग प्रकार के देखे, जो छोटे आंसर वाले हैं, बड़े आंसर वाले हैं, है ना, ये अलग अलग प्रकार के देखे। वहां पर जो है प्रश्नों के उत्तर अलग प्रकार के हम देते हैं, लेकिन जब हम बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग एक प्रश्न के साथ में 4 अल्टरनेटिव्स या 4 ऑप्शंस या 4 विकल्प देते हैं, तो ऐसे जो प्रश्न हो उनमें ये सुनिश्चित होना चाहिए कि केवल एक ही सही उत्तर है। एक से अधिक अगर सही उत्तर होता है तो फिर बच्चे लोगों में कंफ्यूजन डेवलप होने लगता है, और जो शायद हम जिस पर्पस से उस जो टेस्टिंग हम करने जा रहे हैं बच्चों की, वो टेस्टिंग जो होगी शायद हमें वो वैसे परिणाम हमको शायद ना मिल पाए जो अपेक्षित है वहां। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिव्यूअर के नजरिए से भी और एक क्वेश्चन मेकर के रिव्यू से नजरिए से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्वाग्रह से मुक्त हो। जो भाषा है, जो भाषा का उपयोग उसमें किया गया है प्रश्न में, वो ऐसा ना हो कि वो किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध कोई बात कर रही है, या किसी समुदाय विशेष के फेवर में बात कर रही है, या कहीं पर कोई जेंडर बायस हो रहा है वहां पर है। ये इस टाइप की किसी भी तरीके की चीज प्रश्न के माध्यम से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े स्तर पर इसको जो है प्रश्नों को लेके जाएंगे। लाखों बच्चे जो हैं इस प्रश्न को पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई बायसिंग जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। एकदम स्पष्ट और क्लियर मैसेज जो है, एकेडमिक मैसेज के साथ में प्रश्न जो है बनना चाहिए। कई बार प्रश्न बनाते समय जो प्रश्न निर्माता होते हैं, अगर उनके पास अपना कोई बहुत पुराना अनुभव थोड़ा कम होता है प्रश्न बनाने का, तो उनके पास में पाठ्यपुस्तक एक साधन होती है जहां पर वो देखते हैं और वो प्रश्न जो है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जबकि जो हमारा उद्देश्य है कि भाई हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने जा रहे हैं बच्चों के साथ में, तो कुछ ऐसे प्रश्न हो जिससे ये समझ में आ सके कि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, बच्चों की समझ में कमी कहाँ पर है, बच्चों का मिसकंसेप्शन कहाँ पर दिख रहा है हमको। तो ये चीजों को पकड़ने के लिए हमें कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों के बारे में सोचना होता है, जो कि सीधे सीधे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नों का प्रारूप होता है उससे कुछ वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये जो रिव्यूअर जो रहेंगे वो इसके ऊपर में आपको जो प्रश्न निर्माता हैं उनके ऊपर में आपको जो है रिव्यू देंगे कि अगर आपने एग्जैक्टली प्रश्न जो है प्रश्न पाठ्य पुस्तक के प्रारूप पर बना दिया है, उससे थोड़ा सा हमको अलग प्रकार के प्रश्न बनाने होंगे, जिससे कि बच्चों को सीधे सीधे कोई प्रश्नों के उत्तर देने का मौका ना मिल करके उन्हें कुछ सोचकर अपनी जो समझ है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने का मौका मिले।
और ये जो 10वां पॉइंट है कि प्रश्न कितना सही है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पहले भी हम लोग बात किए हैं कि जब ये सीधी सरल समझने योग्य बात हो, गलतियों से मुक्त हो, तो प्रश्न कितना सही है, एक तो वो कि गलतियों से मुक्त होना चाहिए। प्रश्न वो अवधारणा की जांच करना चाहिए जो अपेक्षित है, और जो प्रश्न का जो हमने प्रश्न का जो स्टेम बनाया है, उसके बाद में जो उत्तर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो उत्तर भी उससे मैच कर रहा हो कहीं। कोई एक एक जो सही आंसर है उसमें मिले, बच्चे जब उसको हल कर पाएँ तो उसको मिल पाए। तो ये जो सारी चीज़ें, और ये भी इसमें ध्यान रखने की बात होगी कि जो अवधारणा हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, वो बच्चों के स्तर की हम अवधारणा को टेस्ट कर पा रहे हैं, ये भी इसमें सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न कितना यथार्थ है, कितना सही है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और आखिरी जो बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण आती है, वो ये है कि अ, गलत अवधारणा की जांच करें। मतलब यहाँ पर ये है कि जो बच्चों के जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो भी सामने निकल के आए। ऐसा ना हो कि बच्चे ने उसमें कोई टिक कर दिया है, कोई ऑप्शन सही उत्तर तो उसने टिक लगा दिया, तो चलिए हमको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि बच्चे की क्या समझ है। लेकिन अगर कोई गलत ऑप्शन वो टिक करता है, जो 4 विकल्प हैं, एक उसमें से कोई गलत विकल्प चुनता है, तो वो गलत विकल्प भी हमें कुछ इंडिकेट करता है बच्चे की मिसकंसेप्शन को लेकर के। इसीलिए जब प्रश्न बनाए जाएं, तो वहां बनाए जाते समय ये ध्यान रखा जाए कि एक जो सही आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन जो बचे हुए जो 3 ऑप्शंस हैं, वो भी सोच समझ कर बनाए जाए। उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो बच्चे संभावित गलतियां करते हैं उस प्रकार के प्रश्न को हल करने में, उन संभावित गलतियों को पकड़ने का वो जो है ऑप्शन टीचर को मदद करे। ये एक काम जो है हमको करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है ये जो यहाँ पर जो हम लोगों ने 11 पॉइंट अभी एक प्रश्न की समीक्षा के जो 11 पॉइंट्स हम लोगों ने जिस पे अभी बातचीत की है, इनको ध्यान में रखते हुए जब भी हम लोग प्रश्न आगे बनाएं, तो इन बातों को ध्यान में रखें। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो धीरे 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 डेवलप होगा। अचानक से ओवरनाइट ये सारी चीजें डेवलप हो पाएंगी, ये इसकी संभावना कम रहती है। धीरे धीरे ये सारी चीजें जो होंगे, आप जब प्रश्न बनाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे वो सारे प्रश्नों में जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसमें अगर कहीं कोई प्रश्न अगर आप लोगों का होता है, तो आप उस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग बातचीत भी करेंगे उसके ऊपर, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अगला देखते हैं। तो अब जो हम लोगों ने पैरामीटर्स जो देखे, 11 पैरामीटर्स, उनमें से कुछ पैरामीटर्स को उदाहरण के साथ हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से कोई पैरामीटर जो होता है, किसी प्रश्न, कोई जो प्रश्न बना हुआ है, वो किसी पैरामीटर्स को किस तरीके से, वो जो कोई पैरामीटर है, जैसे सामने लिखा हुआ है कि प्रश्न कितना सही है, ये पैरामीटर कैसे हमारे प्रश्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रश्न तो बन गया, एक हमारे प्रश्न निर्माता ने बना दिया, लेकिन रिव्यूअर उसको किस तरीके से रिव्यू करता है, इस नजरिए से कि वो प्रश्न कितना सही है। तो उसके लिए कुछ एक आध एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखते हैं इसके आगे आगे की स्लाइड में, वो आप उससे समझ पाएंगे और अच्छे से। थोड़ा देखिएगा, ये कुछ छोटा लग रहा है हम लोगों को। आप इसको देखेंगे कि जो प्रश्न है, अगर आपकी स्क्रीन आप देखें तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ऊपर में प्रश्न है, चित्र बना हुआ है, और उसके नीचे में 4 ऑप्शंस हैं।
उस ऑप्शन के कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। ये जो है ये अभी प्रश्न मेकिंग की प्रोसेस के अंदर है, इसका यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। और राइट साइड में कुछ कमेंट्स हैं। बच्चे के पास जब ये प्रश्न जाएगा तो ये डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स वगैरह नहीं रहेंगे, वो प्रश्न होगा और 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी प्रोसेस जब किसी प्रश्न निर्माता ने प्रश्न बनाया और फिर वो किस स्टेज से होकर के गुजर रहा है कि वो फाइनल हो पा रहा है। अगर आप इसकी अगली स्क्रीन एक बार देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगली स्क्रीन पे अगर आते हैं हम लोग, अगली स्क्रीन दिखाएं एक बार। ये देखिए, ये प्रश्न जो है ये अलग अलग इस स्टेज से होकर के गुजरा है। जो प्रश्न आप पिछली स्क्रीन पे देख रहे थे, पहला जो प्रश्न बना था वो देख रहे हैं वर्जन 1 है। वर्जन 1 से वो वर्जन 2 पे आया, फिर वर्जन 5, वर्जन 3, वर्जन 5। मतलब ये बदलाव हुए हैं। और ये बदलाव क्यों हुए हैं? क्योंकि जो रिव्यूअर है, रिव्यूअर ने अपने कुछ कमेंट्स दिए। उन कमेंट्स को जो प्रश्न निर्माता है उसने अपने अंदर बदलाव किया। और आप देख सकते हैं कि वो प्रश्न जो पहले एक संख्याओं पर आधारित था, जैसे यहां दिख रहा है वर्जन 1, इसमें ABC ऑप्शन जो है वो संख्याओं पर आधारित है। अब वर्जन 5 में आप आते हैं तो वो पूरा बदल चुका है। और उसका जो टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं पहले वो 3 लाइन का जो टेक्स्ट था वो 1 लाइन से भी छोटे टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। और वो चित्र जो है, आप चित्र के आधार पर उसको देख सकते हैं। पुरानी पिछली स्लाइड पे चलते हैं वापस। ये देखिए, ये जो है वो जो प्रश्न है कि इंटीजर्स P and Q आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब यहां पर जो चित्र दिया गया है P और Q, उसमें कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। आप देख रहे हैं -100, 0, 100, और उसके बाद में कोई नंबर्स नहीं है। P और Q जो है उनको एरो से मार्क किया गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं Q प्लस P, Q माइनस P, Q इंटू P, Q डिवाइडेड बाई P। आप इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए। मैं अभी आपको ये एक प्रश्न जो उदाहरण दिख रहा है, मैं उसको एक सभी प्रकार के नजरिए से आप देखिए। जो हम लोगों ने 11 पैरामीटर्स जो देखे थे, आप देखिए यहां पर ये दिया गया है Q प्लस P। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? Student selecting option A might have misconception that adding up two integers would result in largest number. आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट। तो बच्चों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो एक बड़ी संख्या बनती है। ये एक कॉमन सी मिसकंसेप्शन होता है। ऐसे ही गुणा को लेकर के भी होता है कि दो संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो हमको एक बड़ी संख्या मिलती है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर Q माइनस P में दिया हुआ है, स्टूडेंट सेलेक्टिंग ऑप्शन बी हैव करेक्टली अंडरस्टूड द फैक्ट that subtracting a negative number is equivalent to adding its absolute value, which would result in greatest value, whereas other operations would only give negative numbers. ये यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। उससे किस प्रकार हमको एक सबसे बड़ी संख्या मिलेगी कि अगर हम पॉजिटिव संख्या में से निगेटिव संख्या को अगर घटा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम निगेटिव संख्या को एक्चुअल में जोड़ रहे हैं पॉजिटिव संख्या में, तो जो हमको एक बड़ी संख्या देगा। तो ये जो समझ है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये सही में अगर किसी ने समझा है तो वो ऑप्शन बी को सेलेक्ट करता है। और बाकी जो होंगे उसमें हमेशा हमको नेगेटिव नंबर मिलेगा जो कि पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहां पर एक मिसकंसेप्शन को पकड़ने के लिए भी देखिए इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा गया है और उसको सोच समझ करके ऑप्शंस बनाए गए हैं। बाकी आपने ये भी देखा किस तरीके से अलग अलग वर्जन्स क्वेश्चन के बने हैं और जा करके ये फाइनल हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये रिव्यू की प्रक्रिया है। प्रश्न पहले बना था वर्जन 1 का, लेकिन
वो रिव्यू में आते आते उसमें बदलाव होते होते जो फाइनल वर्जन आप देख रहे हैं पिछली स्लाइड पे, वो बन के आया। आप जो राइट साइड के जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से ये कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया गया है, ये जो है हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, देखिए अगर मैं उन 11 पॉइंट्स की बात अगर करें, जो 11 पॉइंट्स आपने देखे थे, यहाँ पर ये अवधारणा नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर की एडिशन की यहाँ बात हो रही है। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, एक बात ये। दूसरा आपने ये देखा कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं है। सिंपल लैंग्वेज है, चित्र दिया हुआ है, बच्चे को सोचने को प्रेरित कर रहा है। बच्चा ये देखेगा, अगर कोई बिना सोचे समझे लगा दे वो एक अलग बात है, लेकिन ये सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि भाई जो पी है वो नेगेटिव है और क्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो मैं कैसे इसमें, अगर मैं क्या पी में से क्यू को माइनस करूंगा तो क्या होगा, या क्यू में से पी को माइनस करूंगा तो क्या होगा, दोनों को गुणा करूंगा तो क्या होगा, दोनों को भाग दूंगा तो क्या होगा। बच्चे को ये सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो इस भाषा भी स्पष्ट है, चित्र भी है, कोई गलतियां नहीं है इसके अंदर में, ऑप्शंस एकदम क्लियरली डिफाइंड हैं। इसके साथ साथ में जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको भी ये कैप्चर कर रहा है। तो जो पैरामीटर्स हमारे देख रहे हैं, हमने 11 पैरामीटर्स देखे, उसके मैक्सिमम पैरामीटर्स को जो है ये क्वेश्चन जो है वो फुलफिल कर रहा है। लेकिन ये स्टेज कब आई, जब ये शुरू हुआ था, एक वर्जन बना, फिर उसके बाद बदलाव होते होते हम लोग इस तरीके तक पहुंच पाए। तो आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप लोग जो प्रश्न बनाएंगे, उन प्रश्नों पे भरसक ये कोशिश की जाए कि जो हमारे 11 पैरामीटर्स हैं उसमें से मैक्सिमम पैरामीटर्स जो हैं वो प्रश्न बनाते समय ही हम लोग उनको इंक्लूड करने की कोशिश करें। इसके अलावा जब वो रिव्यू के लिए जाएगा वो प्रश्न, जो रिव्यूअर होंगे फिर वो जो है आपको सलाह दे सकते हैं कि इस प्रश्न को इस तरीके से मोल्ड करो, या इसमें ये चित्र डाल दो, या इसकी भाषा में ये बदलाव कर दो, या इसके जो ऑप्शंस हैं उनमें ये चेंजेस करोगे तो बच्चों की इस प्रकार की मिसकंसेप्शन जो है वो पकड़ में आएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये जो बातचीत जो आज हम लोगों की हुई है रिव्यू को लेकर के, और ये अब जो उदाहरण हम लोगों ने देखा है, ये उदाहरण से आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से प्रश्नों को बनाने के बाद एक पूरी रिव्यू की प्रोसेस हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है इसके ऊपर में, तो आप इसको प्रश्न को देख सकते हैं, और आप लोग भी जो है कुछ प्रश्न बनाइए, और प्रश्न बना करके जो ग्रुप बना है हम लोगों का, उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, और हम लोग भी जो है उस पर कुछ कमेंट्स देंगे आप लोगों को, किस प्रकार से वो आप लोगों ने वो प्रश्नों को बनाया है, उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या सजेस्टेड चेंजेस उसमें आप करके प्रश्न को एक परीक्षण लेवल तक ले जाने वाला प्रश्न बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आई होगी। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कोई और उदाहरण हम लोग अगर देखना चाहें तो। ओके, चलिए ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं, ये एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में भी आप देखेंगे कि जो उसी टाइप का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। ये जो है कुछ रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी इसमें वो चीज़ है, कुछ उसमें मिलीलीटर और लीटर की बात भी इसमें की गई है।
तो कुछ मिक्स किया गया है इसमें, एक जूस को दूसरे जूस के साथ में, और एक ग्लास में 1/4 लीटर फ्रूट पंच है, तो उसमें अमरूद का कितना जूस मिलाया गया, इस टाइप की जो बात है इसमें की गई है। इसमें भी आप देखिए यहाँ पर मिसकंसेप्शन को पकड़ने के लिए डिस्क्रिप्शंस जो दिए गए हैं अपने हमारे ऑप्शंस के, वो सही ऑप्शन जो है वो बी है, एक अकेला ऑप्शन सही है वो भी इसमें दिया गया है। और किस प्रकार से कमेंट्स आ रहे हैं, जिन कमेंट्स के बेसिस पर इस प्रश्न को जो है इनमें बदलाव किया गया है, ये भी सारी चीजें हम लोग जो है इसमें देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, ये आप जो देख पा रहे हैं कि प्रश्न कितना उपयुक्त है या प्रश्न कितना सही है, ये एक पैरामीटर हम लोगों ने देखा था, लेकिन उस एक पैरामीटर के अंदर में आप देखते हैं कि उस पूरे प्रश्न के जो बाकी जो 5-7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं हमारे 11 में से, वो भी हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक बार आपके प्रश्नों में आ जाती हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, अब ये प्रश्न जो है बिल्कुल रेडी है, जिसको कि हम लोग परीक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। ये जो उदाहरण है ये आप लोगों ने देखा होगा। तो अ, आप लोगों के जो प्रश्न हैं उसका इंतजार होगा। और अब आप लोग प्रश्न थैंक यू।